वेलकम टू द चैनल रूडीमेंटल केमिस्ट्री। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर ने बोर्ड कक्षाओं के लिए माह अक्टूबर के असाइनमेंट जारी कर दिए हैं। कक्षा 10वीं विषय विज्ञान माह अक्टूबर असाइनमेंट का व्याख्या सहित संपूर्ण हल हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अभी ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो रही हैं, अर्थात स्कूल नहीं खुल रहे हैं, तो आप सभी ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं। परंतु ऑनलाइन क्लास में बहुत सारे नेटवर्क समस्या के कारण कई बार आपको वीडियो और ऑडियो ठीक से दिखाई नहीं देता, जिसके चलते आपको समझने में समस्या का सामना करना पड़ता है। तो यह वीडियो ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए बनाया गया है, जिसमें आप असाइनमेंट के सारे प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से समझ सकें और आपकी अवधारणा और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो, ताकि आप अपना असाइनमेंट बहुत अच्छे से बना सकें। लेते हुए जल्दी से हम शुरू करते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी और मोसले की आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए। इसमें 5 पॉइंट लिखने को कहा गया है। मैं आप लोगों को 5 से ज़्यादा पॉइंट बता रही हूँ। आप इनमें से कोई भी 5 पॉइंट चुनकर समझकर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित है, जबकि मोसले की आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल 8 वर्ग हैं और बाद में 9वां वर्ग जोड़ा गया है, जबकि मोसले की आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग मौजूद हैं। दोनों ही सारणी में आवर्तों की संख्या जो है वो 7 है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों को उपवर्गों में बांटा गया है। आप चित्र में, अपनी पुस्तक के चित्र में देख सकते हैं, इसे ए और बी उपवर्ग में बांटा गया है, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी को उपवर्ग में नहीं बांटा गया है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में नए तत्वों की खोज के लिए रिक्त स्थान छोड़े गए हैं, जबकि आपको आधुनिक आवर्त सारणी में कोई भी रिक्त स्थान दिखाई नहीं देगा। सभी स्थानों पर तत्वों के नाम और परमाणु क्रमांक लिखे गए हैं। हालांकि ये बात अलग है कि जो बहुत भारी तत्व हैं वो प्रकृति में नहीं पाए जाते, क्योंकि वो बहुत अस्थायी होते हैं। फिर भी हम आधुनिक आवर्त सारणी को पूर्ण मान सकते हैं। नेक्स्ट है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में संक्रमण तत्वों को अन्य तत्वों के साथ रखा गया है, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में संक्रमण तत्वों को अलग स्थान दिया गया, जिसे हम डी ब्लॉक के तत्वों के नाम से भी जानते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक्टिनाइड और लेंथेनाइड को अलग अलग नहीं रखा गया है, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में लेंथेनाइड की एक अलग पंक्ति बनी हुई है और एक्टिनाइड की एक अलग पंक्ति गई, अर्थात दोनों को अलग निश्चित स्थान दिया गया है। तो इस प्रकार मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी का तुलनात्मक अध्ययन पूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्ग में आयनन ऊर्जा किस प्रकार परिवर्तित होती है। इसका उत्तर है, जब किसी वर्ग या समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो सभी ऊर्जा स्तर अर्थात कक्षाओं की संख्या भी बढ़ती है। ऊर्जा स्तर की संख्या अर्थात कक्षाओं की संख्या भी बढ़ती है, जिससे आकार में वृद्धि होती जाती है। आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हो, जब n बराबर 1 है तो केवल एक ही कक्षा दिखाई दे रही है। n बराबर 2 में ये 2 हो गई है, 3 में 3 और 4 में 4। इसी प्रकार आवर्त 5वां, 6वां और 7वां में ये संख्या बढ़कर 5, 6 और 7 हो जाएगी। अर्थात जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते जाते हैं तो वैसे वैसे आकार में तेजी से वृद्धि होती जाती है। और नाभिक, जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ेगी तो इस प्रकार वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा में कमी होती जाएगी। हालांकि ये प्रश्न आपके असाइनमेंट में नहीं है, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसीलिए मैंने इसे वीडियो में डाला है, क्योंकि ये आपके वार्षिक परीक्षा में आने योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नीले रंग के पुष्प वाले पौधे का संकरण सफ़ेद रंग के पुष्प वाले पौधे से कराया जाता है। यहाँ पर आप देखिए, नीले रंग के पुष्प के लिए जो कारक दिए गए हैं वो समरूपी हैं और सफ़ेद रंग के पुष्प के वाले कारक समरूपी, अर्थात ये शुद्ध और शुद्ध सफ़ेद है। तो इनके बीच संकरण करा रहे हैं, तो इन प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला, प्रथम पीढ़ी में उत्पन्न होने वाले पुष्प का रंग क्या होगा। दूसरा, प्रथम पीढ़ी में स्वपरागण कराने पर द्वितीय पीढ़ी जो प्राप्त होगी का प्रतिशत कितना होगा। और तीसरा, द्वितीय पीढ़ी से प्राप्त पौधे का जीनोटाइप का अनुपात लिखना है। तो चलिए हम इसके उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले हम संकरण करा लेते हैं ताकि हम इनके उत्तर आसानी से दे सकें। तो ये देखिए, ये जो शुद्ध, इसके लिए हमने बी लिख लिया और शुद्ध सफ़ेद के लिए स्मॉल बी लिख लिया।
अब देखिए इससे जो हमें युग्मक प्राप्त होगा वो कैपिटल बी और कोई की संभावना नहीं है, और सफ़ेद वाले से जो प्राप्त होगा वो स्मॉल बी और स्मॉल बी रहे। अब हम क्या करते हैं, इनका एक एक करके दूसरे वाले से संकरण कराते जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये बी इससे मिला तो आपको कैपिटल बी, फिर ये दूसरे वाले से मिल रहा है तब आपको वहाँ पर फिर से कैपिटल बी और स्मॉल बी मिल रहा है। ऐसे ही तीसरे और चौथे में भी आपको मिलता है। कुल मिला के आपको 100% संकरित पौधे प्राप्त होते हैं जिनमें सभी का रंग नीला होता है। क्यों? क्योंकि नीला रंग यहाँ पर प्रभावी है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये देखिए प्रथम पीढ़ी में प्रभाविता के नियम अनुसार सभी पौधे नीले रंग के प्राप्त होंगे क्योंकि पुष्प का नीला रंग प्रभावी है। अतः आपको पूरे पौधे जो हैं वो नीले पुष्प वाले मिलने वाले हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। अब हमको क्या करना है, प्रथम पीढ़ी का स्वपरागण कराना है। तो यहाँ पर देखिए ये प्रथम पीढ़ी है, ठीक इससे इस प्रकार के गैमीट यानी कि युग्मक मिलने वाले हैं। अब हम इनका क्रॉस करा लेते हैं, पहले वाले का पहले वाले से, फिर पहले का चौथे से, यहाँ पहले का दूसरे से और दूसरे का पहले और दूसरे का तीसरे से। तो इस प्रकार आप देखोगे कि आपको 3 अलग अलग प्रकार के जीनोटाइप वाले पौधे मिलने वाले हैं। एक में देखिए आपको कैपिटल बी मिल रहा है नीला, और बीच में आपको 2 कैपिटल बी स्मॉल बी मिल रहे हैं, ये विषमरूपी कारक हैं और ये भी नीले रंग का ही पुष्प देंगे, और लास्ट वाला आपको मिल रहा है शुद्ध सफ़ेद। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, प्रथम पीढ़ी में स्वपरागण कराने पर द्वितीय पीढ़ी में आपको देखिए केवल 25% सफ़ेद पुष्प पौधे प्राप्त होंगे, और इनका जो जीनोटाइप का अनुपात है वो भी आप देख लीजिए 1:2:3 प्राप्त होता है। तो ये क्रॉस से आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह प्रश्न भी आपके असाइनमेंट में नहीं है परंतु यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है? तो मनुष्य का जो 23वां गुणसूत्र होता है वो लिंग निर्धारण करता है। फीमेल में यानी कि मादा में ये XX और मेल में ये XY होता है। तो मेल से आपको X और Y दोनों प्रकार के गुणसूत्र मिल सकते हैं, जबकि फीमेल से यानी कि माता से केवल X ही प्रकार के मिलते हैं। तो यदि X और X आपस में मिलेंगे तो फीमेल चाइल्ड मिलेगा, और यदि X और Y मिलेंगे तो मेल, यानी कि X और X से लड़की और X और Y से लड़का पैदा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर मैंने इसको जानबूझ के अलग अलग कलर से बनाया है, कलर मेल के लिए और पिंक कलर फीमेल के लिए। तो यहाँ पर आप देखो कि मेल के पास X और Y दोनों हैं, जबकि फीमेल के पास केवल X है। तो ये दे रहा है और ये जो है केवल X प्रकार के दे रहे हैं। तो जब हम इनके बीच में जब ये जाइगोट बनेगा यानी कि शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में मिलेंगे तो 50% नर की संभावना है और 50% मादा की संभावना है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 3, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 और फास्फोरस का परमाणु 5। तो आधुनिक आवर्त के समूह 15 के तत्व हैं। तो इन दोनों का हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है और दोनों में से कौन सा अधिक ऋण विद्युतीय होगा ये बताना है। तो बड़ा ही आसान प्रश्न है, देख लेते हैं हम। पहले तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लेते हैं। तो नाइट्रोजन का 7 है तो ये हो जाएगा 2, 5, और फास्फोरस का 15 है तो ये हो जाएगा 2, 8 और 5। आप जोड़कर इसको देख सकते हैं सही है कि नहीं। 2 और 5 7 हो गए, 2, 8 और 5 मिलके हो गए 15। इसके बाद दोनों के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होने के कारण दोनों ही समूह 15 के तत्व हैं। आप इसको इस तरह से भी दर्शा सकते हो तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्रथम ऊर्जा स्तर में अर्थात पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 5, और फास्फोरस में पहले में 2, फिर 8, फिर 5 हैं। इससे आपको दूसरे प्रश्न का भी उत्तर मिल जाएगा कि नाइट्रोजन और फास्फोरस में से नाइट्रोजन अधिक ऋण विद्युतीय होगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो नाइट्रोजन के लिए लिखा है n = 2, अर्थात अगर मैं इसके नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी देखूं तो वो कम है, जबकि यहाँ पर नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी अधिक है। तो नाभिक जो है वो जितनी तीव्रता से इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा वह तत्व उतना ही विद्युत ऋणी होता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का आकार छोटा होने के कारण यह फास्फोरस की तुलना में अधिक ऋण विद्युतीय होगा और इलेक्ट्रॉन को फास्फोरस जो है नाइट्रोजन की तुलना में कम प्रबलता से आकर्षित करेगा। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न के उत्तर भी मिल गए।
और यही कारण है कि नाइट्रोजन फास्फोरस की तुलना में अधिक ऋण विद्युतीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसी वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत की युक्ति का सचित्र वर्णन कीजिए जो सौर ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलती है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। सौर सेल वह अर्धचालक युक्ति है जो सौर ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलती है, परंतु आपको सौर सेल से पर्याप्त मात्रा में विद्युत ऊर्जा नहीं मिलती जिससे आप कोई कार्य संपादित कर सकें। तो क्या किया जाता है, बहुत सारे सौर सेल को संयोजित करके सौर पैनल का निर्माण करते हैं जिससे आपको पर्याप्त मात्रा में, अधिक मात्रा में ऊर्जा मिलती है और आप कोई कार्य करा सकते हो। यहाँ पर देखिए एक चित्र भी बना हुआ है जिसमें सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होते हुए दिखाया गया है और इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है जिसके कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ये किस तरह से काम करता है ये हम देख लेते हैं। सौर सेल युक्ति प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित होती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव का अर्थ होता है कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनकी सतह पर यदि प्रकाश ऊर्जा डाला जाता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन मुक्त होने लगते हैं, इसे हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो सौर सेल बनाने के लिए हम अर्धचालक सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं और इसमें आप देखिए चित्र जो बना हुआ है, सबसे ऊपर कांच की पट्टी है और उसके नीचे तांबे की एक पट्टी लगाई गई है। कांच इसलिए लगाते हैं ताकि प्रकाश जो है वो पूरा अच्छे तरह से इस पैनल पर पड़ सके। फिर आप देखिए इसमें एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक की परत लगी होती है और जहाँ पर दोनों जुड़ते हैं वहाँ पर पी एन संधि डायोड बनता है। तो जब एन टाइप पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो वह इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है और पी एन संधि डायोड में यहाँ पर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। और ये आप देख सकते हैं कि पी और एन परत जो है वो आपस में एक लोड प्रतिरोध से जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि बिना किसी बाह्य निवेश के विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो यह एक बहुत ही अच्छा युक्ति है जो सूर्य प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदल सकता है। आप इस प्रश्न का उत्तर में आप इस चित्र का भी प्रयोग कर सकते हैं और इसे आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। अब ये देख सकते हैं कि इसका उपयोग क्या है। तो इसका उपयोग जो है वो कृत्रिम उपग्रह और अंतरिक्ष अन्वेषण युक्तियों में किया जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष में किसी अन्य प्रकार के ऊर्जा का साधन नहीं होता, वहाँ पर सौर ऊर्जा ही है जिससे हम ऊर्जा प्रयोग में ला सकते हैं। तो कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष अन्वेषण में सोलार पैनल के रूप में घरों में, सुदूर इलाकों में बिजली देने में, इसके अलावा घड़ी, खिलौने, कैलकुलेटर आदि में, ट्रैफिक सिग्नलों में इसका यूज़ होता है। आप लोग देख सकते हैं कि जब आप छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में जब जाएंगे, अंदर के इलाकों में, तो वहाँ पर भी खेतों में सोलार पैनल लगे होते हैं जिसका उपयोग करके किसान अपना ट्यूबवेल वगैरह चलाते हैं और सिंचाई करते हैं। तो आजकल ये काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमें सूर्य से सतत ऊर्जा प्राप्त हो रही है, समझाइए। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, भले ही यह असाइनमेंट में नहीं दिया गया है। तो आइए इसे हम जल्दी से समझ लेते हैं। नाभिकीय संलयन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सूर्य से हमें लगातार ऊर्जा प्राप्त हो रही है। इसमें क्या होता है, हल्के नाभिक आपस में जुड़ते हैं और आपस में जुड़कर एक भारी नाभिक बनाते हैं और अपार मात्रा में ये ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो सूर्य के नाभिक में हाइड्रोजन आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो D2 लिखा हुआ है ये ड्यूटीरियम है, हाइड्रोजन का ही समस्थानिक है, और ये ट्रिटियम है, हाइड्रोजन का समस्थानिक। ये दोनों आपस में संलयित हो रहे हैं और जब ये संलयन की प्रक्रिया होती है तो हीलियम बनता है, बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा और कुछ न्यूट्रॉन भी बनते हैं। तो इस प्रकार नाभिकीय संलयन के द्वारा हमें सूर्य से लगातार ऊर्जा प्राप्त होती है। लास्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकी का अध्ययन हमें फसल बढ़ाने में कैसे मदद कर सकता है, फसल का उत्पादन बढ़ाने में कैसे मदद कर सकता है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। आनुवंशिकी क्या है पहले ये जान लेते हैं एक लाइन में। पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण स्थानांतरित होते हैं उनका अध्ययन और विभिन्नताओं का अध्ययन हम आनुवंशिकी के अंतर्गत करते हैं। इसके सिद्धांतों और नियमों का अध्ययन करके विभिन्न प्रयोग के द्वारा हम उन्नत किस्म के बीज तैयार कर सकते हैं। इस प्रक्रिया से जो हमको पौधे प्राप्त होते हैं उन्हें हम आनुवंशिक संशोधित फसलें कहते हैं, अर्थात ऐसी फसलें जिनके आनुवंशिक में परिवर्तन किए गए हैं।
और इस तरीके से सबसे पहले 1990 में फसल तैयार की गई थी और टमाटर का रूपांतरण किया गया था। तो आप लोगों ने इस अध्याय में पढ़ा है कि मेंडल ने किस प्रकार मटर के पौधों पर अनेक प्रयोग किए थे। तो हम भी विभिन्न फसलों में इस प्रकार के प्रयोग करके उनके मध्य संकरण करा सकते हैं, उनके गुणों में परिवर्तन ला सकते हैं और अपनी आवश्यकता अनुसार उन्नत किस्म के फसल जो है वो तैयार कर सकते हैं। दो अलग अलग प्रजाति के फसलों के मध्य संकरण करा के उनके गुणों में आवश्यक परिवर्तन कराया जा सकता है और इस प्रकार के उन्नत बीज तैयार किए जाते हैं जो कि कम रख रखाव और कम पानी में भी अच्छा उत्पादन दें। पोषक तत्वों में वृद्धि की जाती है, उनके बाह्य रूप, रंग और आकार में भी परिवर्तन किया जाता है। आनुवंशिकी अध्ययन के कारण ही आज हमें हर मौसम में हर प्रकार के फल और सब्जियां मिलती हैं और साथ ही साथ चावल, गेहूं, दाल इत्यादि की अनेक किस्में जो हैं वो बाज़ार में उपलब्ध हैं। यह सब आनुवंशिकी की देन है। तो इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि आनुवंशिकी फसल के उत्पादन को सहायक है। आप इस वीडियो को देखकर इन प्रश्नों के उत्तर को अच्छे से समझकर अपने शब्दों में भी उत्तर लिख सकते हैं, परंतु अर्थ नहीं बदलना चाहिए, उत्तर आपका सही होना चाहिए। आप चाहें तो इसमें से स्क्रीनशॉट खींचकर भी आप उत्तर लिख सकते हैं। प्रायः मैंने उत्तर थोड़ा बड़ा रखा है, आप उसे काट छाँट करके थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य यहाँ पर केवल उत्तर बताना नहीं था, बल्कि आप लोगों को इन प्रश्नों के अवधारणाओं के प्रति समझ को बढ़ाना भी था। तो थैंक यू, कीप वॉचिंग, हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करिए ताकि आपके अन्य दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड लक और बहुत अच्छे से अपना असाइनमेंट बनाइए।